राष्ट्र की सत्ता के लिए बीएमसी पर कब्जा जरूरी है और इस बार बीएमसी पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई दिखाई दे रही है। पहली बार बीजेपी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में उसे 89 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत 114 का है, यानी बहुमत से 25 सीटें कम। विपक्ष के पास भी करीब 100 सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो तख्ता पलट की बात तक कहना शुरू कर दिया है। राउत ने कहा, जोर तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। राउत ने तख्ता पलट की बात कही है तो उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा, शिवसैनिक ही बीएमसी पर कब्जा करेगा। उद्धव के बयान से बीजेपी में हलचल मच गई है। इसे शिंदे के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 29 काउंसलर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में हैं और इसी के चलते शिंदे भी मेयर पद को लेकर अड़ गए हैं। 2024 में शिंदे के हाथ से बीजेपी ने सीएम पद छीन लिया था। इस बार शिंदे बीएमसी की सत्ता बीजेपी से छीनने की तैयारी में है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि ये साल बाला साहब ठाकरे का जन्म शती वर्ष है, इसीलिए बीएमसी पर शिवसैनिक का ही मेयर होना चाहिए। शिंदे ने अपने सभी काउंसलरों को ताज लैंड्स एंड होटल में बुला लिया है। शिवसैनिकों ने होटल की पहरेदारी भी शुरू कर दी है। 3 दिनों तक सभी पार्षद इसी होटल में रहेंगे। शिंदे गुट का कहना है कि ये सब अपने पार्षदों को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे राज्य में डिप्टी सीएम हैं, उन्हें किसका डर है, कौन उनके पार्षदों को तोड़ सकता है और किसे पार्षद तोड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है, ये सब जानते हैं। बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दलों और टूटे हुए गुटों की कीमत पर बढ़ी है। महाराष्ट्र और बिहार में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है, एकनाथ शिंदे जितनी जल्दी ये बात समझ लें, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस, संकेत साफ है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। सभी की नजरें शिंदे पर हैं। तो वहीं अजीत पवार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें निकाय चुनाव में जबरदस्त झटका लगा है। एक भी शहर में एनसीपी का मेयर नहीं बना है। पहली बार एनसीपी के सामने ऐसी स्थिति आई है और ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के साथ राज्य में सरकार चला रहे हैं। अब एनसीपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि अगर पार्टी को बचाना है तो एनडीए छोड़ना पड़ेगा। अब अजीत पवार की नजरें भी शिंदे पर हैं और शिंदे के लिए बीएमसी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महाराष्ट्र में बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर तख्ता पलट हो। सांसद राहुल गांधी इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने दूषित पानी पीने से जान गंवाने वालों के परिजनों और बीमार पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने अपने दौरे की शुरुआत बॉम्बे हॉस्पिटल से की, जहां उन्होंने कई मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों का हाल जाना और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद राहुल गांधी सीधे भागीरथपुरा इलाके पहुंचे, जो इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भागीरथपुरा में राहुल गांधी ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने दूषित पानी पीने के कारण अपने अपनों को खो दिया। संवेदना व्यक्त करने के साथ ही राहुल गांधी ने बड़ी मदद का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जान गंवाने वालों के परिवार को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का दावा करने वाली सरकार ने लोगों को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं कराया। उन्होंने आगे कहा कि साफ पानी और स्वच्छ पर्यावरण देना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। लापरवाही से प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा और सहायता मिलना उनका हक है और इनको जो कॉम्पनसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। वहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने के लग रहे आरोपों पर उन्होंने कहा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। इन सब के बाद राहुल ने अपने दौरे की जानकारी शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर। कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की जान जाने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले, दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए। राहुल के इस दौरे ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है।
अब देखना होगा कि राहुल के इन तीखे हमलों और सक्रियता के बाद बीजेपी सरकार और प्रशासन क्या रुख बंगाल में एसआईआर को लेकर विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर राज्य के चुनिंदा समुदायों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की आड़ में अल्पसंख्यक आदिवासी, मतुआ और राजवंशी समुदाय के वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। मालदा जिले में लगभग 90,000 अल्पसंख्यक वोटरों के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी है। ये कोई प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सोची समझी राजनीतिक साजिश है जिसका उद्देश्य चुनावी समीकरणों को प्रभावित करना है। उन्होंने नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन और फेमस कवि जॉय गोस्वामी का नाम एसआईआर से काटने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया केवल आम नागरिकों के लिए खतरा नहीं बल्कि इसमें देश की बड़ी हस्तियों के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि ये महज वोटर सूची का तकनीकी पुनरीक्षण नहीं बल्कि बड़े स्तर पर मताधिकार को सीमित करने की साजिश है। ममता ने साफ कहा कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। वहीं इस मामले पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनावों से पहले ये मुद्दा राज्य की राजनीति में और गर्मा सकता है, जिसका सीधा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ममता बनर्जी के तीखे बयानों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के सख्त तेवर के बाद चुनाव आयोग कोई ठोस कदम उठाता है या फिर ये टकराव आने वाले दिनों में और गहराता है। तमिलनाडु में बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सीएम स्टालिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे चुनावों में पार्टी को फायदा हो सकता है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने ऐलान किया है कि ग्वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दरअसल बीते दिन सीएम एमके स्टालिन अलंग नल्लूर पहुंचे थे, जहां पर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। सीएम इस खेल को देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों यानी बैल पर काबू करने वालों को पुरस्कार दिया। इस मौके पर सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के इस खेल को प्रत्यक्ष देखना एक रोमांचक अनुभव था। वहीं उन्होंने इससे जुड़े लोगों की सहायता के लिए 2 बड़े ऐलान भी किए। पहला, अलंग नल्लूर में 2 करोड़ की लागत से एक विशेष उच्च गुणवत्ता वाला पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया जाएगा। यह अस्पताल जल्लीकट्टू के बैलों की सही चिकित्सा देखभाल और रखरखाव पर ध्यान देगा। दूसरा, जो खिलाड़ी पारंपरिक जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सबसे अधिक बैलों को काबू करेंगे, उन्हें पशुपालन विभाग में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा। सीएम के इस ऐलान को जल्लीकट्टू खिलाड़ियों को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सीएम के इस कदम से आने वाले वक्त में पार्टी को फायदा मिल सकता है, जबकि अन्य पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। पक्ष अक्सर ही बीजेपी नेताओं पर अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाता रहा है और अब इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुस्लिमों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने केंद्र की नई योजनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया कि मुस्लिमों को मुख्य धारा से अलग कर दिया है। विजयन ने अपने बयान में कहा कि केंद्र की नई नीतियां और कानून जैसे नागरिकता कानून, नया वक्फ कानून मुसलमानों को मुख्य धारा से अलग करते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर आज देश में खतरा मंडरा रहा है। देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम और ईसाइयों और उनके पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं। इस स्थिति में बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकती, क्योंकि दोनों ताकतें एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके ही इससे बचा जा सकता है। उन्होंने आगे अपने बयान में लोगों को धर्म के आधार पर बांटने वाली ताकतों के प्रति जागरूक करने की सख्त जरूरत बताई। माना जा रहा है कि धर्म के आधार पर जनता को बांटने वाली ताकतों से उनका मतलब मोदी सरकार ही है। दरअसल उन्होंने ये बयान केरल मुस्लिम जमात की तरफ से आयोजित केरल यात्रा कार्यक्रम के दौरान दिया। सीएम ने कहा कि इस दौर में जब धर्म या नस्ल के आधार पर लोगों को अलग करने के जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं, तो ऐसे कदम इसके खिलाफ एक बड़ा बचाव है। तो वहीं विजयन के इन बयानों से मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है।
हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। में पाकिस्तान में आयोजित हुए इंस्पायर्ड गैम्बिट सैन्य अभ्यास ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस अभ्यास में अमेरिकी और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ ट्रेनिंग ली, जिसे विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी नाकामी बताया है। दरअसल इंस्पायर्ड गैम्बिट अमेरिका और पाकिस्तान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इस बार ये पाकिस्तान में आयोजित किया गया। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। लेकिन इस सैन्य अभ्यास को लेकर देश के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध बनाए हुए है और फिलहाल दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते सही नहीं है। कांग्रेस ने इस खबर को लेकर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा है। पार्टी ने पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज का नाम इंस्पायर्ड गैम्बिट रखा गया है। मोदी के अमेरिका जाने के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका के सैन्य अधिकारी कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा खास सहयोगी है। ट्रंप बार बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते रहते हैं और अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। सवाल है कि खुद को विश्व गुरु बताने वाले नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आंखों से लेजर वाली रील बनाने वाले एस जयशंकर कहां गायब हैं? कूद कर आगे आगे फोटो खिंचवाने का क्या फायदा हुआ? आगे बढ़कर गले लगने, बिना बात के हंसने का क्या फायदा हुआ? आखिर विश्व पटल पर भारत अलग थलग क्यों हो गया है? जैसा आप जानते हैं कि एक दिन पहले ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भी खबर आई थी। कहा गया था कि भारत ने यहां से नियंत्रण खींच लिया है। इस पर कांग्रेस ने इस फैसले को मोदी सरकार की रणनीतिक हार करार दिया था। पार्टी ने एक्स पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी है। इस बेहद अहम प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर्स लगाए थे और ये सब कुछ अब स्वाहा है। मामला बढ़ता देख इस पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जैसा कि आपको पता है कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने हम लोगों को एक चिट्ठी जारी की थी। उसमें बिना शर्त प्रतिबंधों में छूट की जानकारी दी गई थी और ये छूट 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। पहले चाबहार पोर्ट की खबर और अब अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य अभ्यास की खबर को विपक्ष सीधे तौर पर मोदी सरकार की विदेश नीति की भारी विफलता करार दे रहा है। ऐसे में इस स्थिति और विपक्ष के हमलों से मोदी सरकार कैसे निपटती है, ये तो देखना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। सत्ता संभालने के बाद से लगातार ट्रंप कई देशों पर हमले की धमकियां दे रहे थे। अभी हाल ही में ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी थी। खामनेई शासन के अंत का ऐलान कर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप अचानक नरम पड़ते दिखाई दे रही हैं। अब उन्होंने ईरान सरकार की तारीफ की है। ट्रंप ने खामनेई को थैंक यू बोला है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, ईरान के नेतृत्व ने एक दिन बाद होने वाली सभी निर्धारित फांसियों, जो 800 से अधिक थी, उनको रद्द किए जाने के लिए मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं। उनके इस बयान से साफ है कि अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ने अब ईरान पर हमला करने का अपना प्लान छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान से डर गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। जंग होने पर ईरान की तरफ से इजराइल पर एक साथ 2000 मिसाइलों से हमला करने की योजना है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप से हमला रोकने को कहा था। वहीं अमेरिका भी लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट टाइलर रोगोविक का कहना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास इतने एसेट्स नहीं है कि ईरान में कुछ बड़ा करने के लिए एक लगातार कैंपेन चलाया जा सके। इसलिए अब ट्रंप ईरान को थैंक यू कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर